बीजेपी पश्चिम बंगाल में विपक्ष में तो कोई कह सकता है कि भाई ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं केवल सियासी सवाल नहीं है। ये वो सवाल है जो हर देश का नागरिक जानना चाहता है कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा है और इस बेटी के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। अब मैं आपको जरा झारखंड का अपडेट देता हूं। झारखंड की पॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर कल से ही शुरू हो सकता है। झारखंड के पूर्व सीएम है चंपई सोरेन और वो कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कल यानी 20 अगस्त को मुंबई में इंडिया अलायंस की एक बहुत बड़ी रैली भी होने वाली है। राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के साथ इंडिया गठबंधन के कुछ और नेता सब मुंबई में होंगे, रैली में होंगे। उस हेडलाइन से पहले ही बीजेपी चंपई सोरेन वाली हेडलाइन बनाना चाहती है, लेकिन एनडीए में भी सब कुछ ठीक हो ऐसा नहीं है। फूट की दरारें वहां भी दिख रही हैं। पुणे में अजीत पवार को काले झंडे दिखाए जाने पर एनसीपी में उबाल आने लगा है। जम्मू कश्मीर में और उत्तर प्रदेश में सियासत के हर अखाड़े में इस वक्त क्या चल रहा है, संपूर्ण व्याख्या के साथ देखिए यह रिपोर्ट। चंपई सोरेन क्या करेंगे? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने लिए 3 विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा विकल्प नई पार्टी बनाना और तीसरा विकल्प किसी दूसरी पार्टी या कहें तो बीजेपी में शामिल हो जाना। कोलाहन के टाइगर ने जेएमएम में कंटिन्यू रहने का ऑप्शन ही नहीं रखा है। हेमंत सोरेन के साथ चंपई सोरेन का रहना अब नामुमकिन है। 7 बार के विधायक रहे चंपई सोरेन के राजनीति से संन्यास लेने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में 2 रास्ते बचते हैं। चंपई सोरेन या तो नई पार्टी बनाए या फिर बीजेपी में शामिल हो जाएं। चंपई सोरेन से जुड़े हुए सूत्रों का यह कहना है कि बीजेपी में इनकी ज्वाइनिंग को लेकर बातचीत पूरी हो चुकी है और मंगलवार को वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सोर्सेज का यह कहना है कि चंपई सोरेन को लेकर पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और एक एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। इस पर गहनता से विचार किया गया कि चंपई सोरेन अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी को उससे कितना फ़ायदा होगा, साथ ही खतरा क्या है। फ़ायदे की बात कर लें तो झारखंड के कोल्हान क्षेत्र यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम में आदिवासी वोट बैंक के लिहाज से बीजेपी को ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन क्षेत्रों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन चंपई सोरेन को लेकर एक दूसरा खतरा भी है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिवसेना और एनसीपी ने ग्राउंड पर यह माहौल बना दिया कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ रही है, उसी लीग पर हेमंत सोरेन भी चल रहे हैं और उन्होंने ये नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है कि बीजेपी उनकी पार्टी और परिवार को तोड़ रही है। अगर ग्राउंड पर यह सेंटिमेंट चल गया तो बीजेपी को उसका खतरा भी हो सकता है और इस लिहाज से पार्टी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। बीजेपी झारखंड को रिस्क फ्री गेम बनाना चाहती है। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा सूट ये करता है कि चंपई सोरेन अपनी नई पार्टी बना ले और आदिवासी सीटों पर जेएमएम के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दे। इसका रीजन वोटों के कैलकुलेशन में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए पार्टनर्स ने 52 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई और इंडिया ब्लॉक को 29 विधानसभा क्षेत्रों में लीड मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो 2019 में एनडीए को 63 असेंबली सेक्शन में लीड मिली थी और जेएमएम कांग्रेस आरजेडी को केवल 18 असेंबली सेक्शन में बढ़त मिली थी। 81 में से 52 सीटें उस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये बताता है कि आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनने वाली है। भाई जरा जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? और जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? मैं आज बताकर जाता हूं, कांग्रेस वालों, हेमंत सोरेन जी लिख कर रख लो, दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं। झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
चुनाव में बढ़त तो बढ़त होती है। जिस राज्य में 42 विधायकों से सरकार बनती हो, वहां 52 असेंबली सीट पर लीड मिल जाए तो सरकार आसानी से बन सकती है। मगर पेच ये है कि झारखंड में असेंबली इलेक्शन हाईली लोकलाइज होते हैं, जिसमें बीजेपी को वोटों का घाटा हो जाता है। 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उसी साल हुए लोकसभा चुनाव से 9% कम वोट मिले थे। 14 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झारखंड में 40% वोट मिले थे। उसी साल झारखंड के विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को केवल 31% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झारखंड में 56% वोट मिले थे, लेकिन उसी साल झारखंड विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी का वोट शेयर घटकर 33% रह गया। इस तरह 6 महीने के अंदर हुए चुनाव में बीजेपी को लोकसभा चुनाव से 23% कम वोट मिले। अगर 14 या 19 जैसा कुछ 24 में भी रिपीट हो जाता है तो झारखंड में फिर से सरकार बनाने का बीजेपी का सपना टूट जाएगा। वो पार्टी छोड़ के किसी दूसरे दल में जाते हैं, खास करके भाजपा में जाने की बात अगर सामने आएगी तो ये आत्मघाती कदम होगा उनके लिए। मुझे लगता है उनके ऐसा मैच्योर पॉलिटिशियन ऐसा कदम कैसे उठा सकता है, अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता है। और चूंकि भाजपा एक डूबती हुई जहाज है, डूबते हुए जहाज की सवारी कौन करेगा? ऐसे में बीजेपी की उम्मीद क्या है? बीजेपी की उम्मीद वोटों के बंटवारे में। 2014 के झारखंड असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को 31% वोट मिले, 37 विधायक जिताकर बीजेपी की सरकार बनी थी। 2019 में बीजेपी को 33% वोट मिले, लेकिन बीजेपी के 25 विधायक ही जीते और सरकार बनी जेएमएम की। कारण ये रहा कि 2014 का झारखंड इलेक्शन मल्टीपोलर था। उसमें बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा का भी एंगल था। 2014 में मरांडी की पार्टी ने 10% वोट निकालकर झारखंड के सारे इक्वेशन बिगाड़ दिए थे। इसलिए बीजेपी को सूट करने वाला ऑप्शन ये है कि चंपई सोरेन अपनी नई पार्टी बनाए, झारखंड के चुनावी दंगल में अपनी ताकत दिखाएं और वोट का बंटवारा कराएं। अगर चंपई सोरेन नई पार्टी बनाने को लेकर तैयार हो जाते तो उससे बीजेपी को ये फायदा होता कि ऑपरेशन लोटस के आरोप ध्वस्त कर दिए जाते। साथ ही आदिवासी वोटर्स के बीच चंपई सोरेन का चेहरा डाउन भी नहीं होता। चुनाव में यह भी हो सकता था कि एंटी बीजेपी वोट का एक हिस्सा उन्हें भी मिले। माइनॉरिटी वोट भी वो झटक सकते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उनका कार्यकाल अच्छा रहा, छवि अच्छी रही। लेकिन चंपई सोरेन के सामने समस्या ये थी कि विधानसभा चुनाव जल्द ही होने हैं और इतना समय नहीं कि नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराएं, संगठन खड़ा करें, उसके हिसाब से कैंडिडेट ढूंढें और उनका प्रचार करें। साथ ही साथ चंपई सोरेन को अपने फ्यूचर को लेकर भी एक शंका है। 67 साल के हो चुके हैं और इस उम्र में नई पार्टी चलाने के लिए जितने रिसोर्सेज और एनर्जी की ज़रूरत है उतना चंपई के पास है नहीं। इसलिए सूत्रों का ये कहना है कि चंपई सोरेन इस मूड में नहीं कि वो नई पार्टी बनाए। बीजेपी चंपई सोरेन की नाराजगी को जेएमएम का अंदरूनी मामला बताकर अभी वेट एंड वॉच कर रही है। बीजेपी ये स्टोरी पकने का इंतजार कर रही है। तब तक सियासी चूल्हे का तापमान थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। उससे उनका दर्द झलक रहा है। तो लगता है कि व्यक्ति अंदर से काफी टूट चुके हैं और काफी दुखी लग रहे हैं। और दुखी होना भी स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री पद से जिस प्रकार से उनको हटाया गया, वो जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी शायद खुले मन से नाम ये नहीं काम कर पाए होंगे, क्योंकि उनको जेल से हर हमेशा निर्देश मिलते रहा होगा और उसी के अनुसार काम करने को लाचार और विवश रहे होंगे, तो वो भी एक दर्द रहा होगा। जमशेदपुर में चंपई सोरेन को चुनौती देने वाले गिने चुने नेताओं में से एक हैं सरयू राय। 2019 में बीजेपी छोड़कर सरयू राय निर्दलीय लड़े और जमशेदपुर पूर्वी सीट से विधानसभा पहुंचे। सरयू राय ने हेमंत सोरेन सरकार के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी है। अभी तो चंपई सोरेन गए हैं, अभी तो जेएमएम के नेता टूट रहे हैं। पीछे पीछे कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों का भी नंबर आने वाला है। कहीं आदमी को के मन में कोई ठेस लगती है
स्वाभिमान आहत होता है तो ऐसा निर्णय लेता है। अब उनका निर्णय सही है कि सही नहीं है, इस पर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा। इसके दो पहलू हैं और मेरे जैसा व्यक्ति जब देख रहा है कि झारखंड में और कैसे कैसे परिवर्तन होने वाले हैं, हो सकता है कांग्रेस के भी एक आध मंत्री लोग ही भाग जाएं, वहाँ से भी आपके अड़ोस पड़ोस से भी लोग रवाना हो सकते हैं, उड़नछू हो सकते हैं, तो कई तरह की संभावनाएं हैं। झारखंड में अभी चुनाव अनाउंस नहीं हुए हैं, आदर्श आचार संहिता नहीं लगी है। मौके का फायदा उठाकर हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना लॉन्च कर दी है। मैया सम्मान योजना को लाडली बहना योजना की कॉपी भी कह सकते हैं। इसमें झारखंड सरकार 21 साल से 50 साल के बीच की महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए यानी हर महीने 1,000 रुपए दे रही है। हेमंत सोरेन ने वादा किया है कि अगली बार भी उनकी सरकार बनी तो मैया सम्मान की राशि को 12,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाएगा। महिला वोट के लिए जो रूट हेमंत सोरेन ने पकड़ा है, वही रास्ता एकनाथ शिंदे ने पकड़ा है। शिंदे भी महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में महायुति के लिए सब कुछ सही नहीं चल रहा। काले झंडे पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। पुणे में बीजेपी का झंडा लेकर कुछ लोगों ने डिप्टी सीएम अजीत पवार को काले झंडे दिखाए। अजीत पवार इन दिनों जन सम्मान यात्रा पर है। इस यात्रा के दौरान जब अजीत पवार का काफिला पुणे से गुजर रहा था तो उनको काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता तमतमाए हुए अंदाज में दिखे। उनकी शिकायत है कि पुणे में डिप्टी सीएम अजीत पवार के सरकारी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर नहीं लगाई गई। ये शिंदे और फडणवीस का अपमान है। आंदोलन काले झंडे दिखाए दादा, किसको दिखाया? अरे उसके बारे में बात की ना कल। अजीत पवार निजी तौर पर इसे डाउन प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने बीजेपी से सफाई मांगी है। पक्षाचा कार्यक्रम आहे, शासकीय कार्यक्रम नाही हा। ही जनसन्मान यात्रा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने काढलेली आहे, त्यामुळे केवळ गैरसमजाच्या आधारित राजकीय हेतूने कुठलाही घटक पक्षाने अशा पैसे काय करू नये असं मला स्वतःला त्या ठिकाणी प्रदेश राष्ट्रवादीचा काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून वाटतं आहे। महायुति की अंदरूनी पॉलिटिक्स पर महाविकास आघाड़ी के नेता मजे ले रहे हैं। मैं क्या कहूँगा, उनके पार्टी का 3 पार्टी में से आया है इशू, तो अजीत पवार बात करेंगे या बीजेपी के नेता बात करेंगे। अब अजीत पवार को उनके पार्टी के लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं, तो दोनों बैठकर बात करेंगे। महायुति में महाभारत है, अब महाभारत सामने आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत प्रतिक्रिया देना ये नहीं है, लेकिन राज्य की तिजोरी लूटने में ये अलीबाबा 40 चोर की गैंग जो है यहाँ पे बैठी हुई, वो बहुत सिस्टमेटिक से राज्य को लूट रहे हैं। उसमें इनको कोई ये नहीं है तकलीफ। सत्ता की कुर्सी की जो अभी लड़ाई इनकी है, उसमें इनका महाभारत है, और वो आने वाले दिनों में आपको बहुत स्पष्ट से आपको देखने मिलेंगे। महाराष्ट्र के सियासी गठबंधनों में से किसी ने भी सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं किया है। महायुति में बस इतना तय है कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, फिर शिवसेना की सीटें और सबसे कम अजीत पवार को सीटें मिलेंगी। लेकिन सीटों का नंबर क्या होगा और सीटें कौन कौन सी होंगी, ये तय होना बाकी है। महाविकास आघाड़ी में तो कुछ भी तय नहीं है। कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी, तीनों दलों को यही लगता है कि एमवीए की सबसे बड़ी पार्टी तो उनकी ही है। लेकिन चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ यहां का चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। चुनाव आयोग की अपनी दलीलें हैं और सियासी पार्टियों के अपने दावे हैं।
राहुल की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी इसे बीजेपी का डर बता रही है। उनको और टाइम चाहिए और वक्त चाहिए मरने के लिए, लेकिन मरने वाले जरूर है, फांसी पे जरूर जाने वाले हैं ये लोग। हाँ, वो बचने वाले नहीं है, लेकिन और सरकारी तिजोरी से पैसा और लूट सकते हैं तो लूट सकते हैं, ठेकेदारों से पैसा जमा कर सकते हैं, हाँ बांट सकते हैं। लाडला बहन योजना में ज्यादा पैसा देने का उनका इरादा है, वोट खरीदना है, इसीलिए झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करने जा रहे। ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। चुनाव आयोग संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है, इतना मैं कहूँगा। मुंबई से 2000 किलोमीटर दूर श्रीनगर में भी चुनाव की गर्मी बढ़ने लगी है। कांग्रेस यहां रैली करके सक्रिय होने का एहसास करा रही है। विधानसभा चुनाव के ऐलान के 3 दिन के भीतर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने घोषणा पत्र जारी करते हुए वादों का पूरा पिटारा खोल दिया। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 1 लाख कश्मीरी नौजवानों को सरकारी नौकरी, यूनिवर्सिटी लेवल तक मुफ्त शिक्षा, 5 लाख रुपए तक मुफ्त मेडिकल इंश्योरेंस, गरीब परिवारों को साल में 6 मुफ्त सिलेंडर, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और कश्मीरी पंडितों की ससम्मान घर वापसी। लोगों की एक बहुत बड़ी शिकायत ये है कि हमारा सेब अब जम्मू कश्मीर के बाहर बिकता नहीं है, क्योंकि कम ड्यूटी पे बाहर से सेब जो है लाए जा रहे हैं। इस सिलसिले से बचाने के लिए भी हम मरकज़ के साथ काम करके अपने ग्रोअर्स जो हैं उनको जो है बचाने का काम करेंगे। दरियाओं से अगर रेत निकालना हो, पत्थर निकालना हो, तो हमारे लोगों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती। बाहर से ठेकेदार, बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स, बाहर से जो हैं लोगों ने इसके कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं और हमारे लोग जो हैं कहीं गिनती में आते नहीं। तो टूरिज़्म, इंडस्ट्री और माइनिंग को लेके हम कुछ खास कमिटमेंट जो हैं लोगों के साथ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के लेवल तक दोबारा मुफ्त तालीम जो है यहाँ के बच्चियों को फराहम करने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से किया गया है, ताकि बच्चियों को तालीम हासिल करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पार्टियों की अलायंस को लेकर चुनाव का ऐलान होने तक सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी, लेकिन अब उनको लगने लगा है कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। अगर एकजुट नहीं हुए तो मौका हाथ से निकल भी सकता है। चुनावी राज्यों में जोड़ तोड़, गुणा भाग सब चल रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में रिजर्वेशन की आग सुलगाई जा रही है। राहुल गांधी ने यूपीएससी के जरिए लेटरल रिक्रूटमेंट को आईएएस का निजीकरण और आरक्षण पर मोदी का हमला बताया है। अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में हाईकोर्ट के ऑर्डर को योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि अब सरकार की ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। सरकार को उनकी क्रेडिबिलिटी की बात भी है। जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, कोर्ट के निर्देश पर यह सूची बननी है अब नई, या जिनकी नौकरी जाएगी वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है नौकरी देना, आरक्षण से जो खिलवाड़ की है उसका जवाब देना, जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी मिलना, और जिनकी जा भी नहीं उसके लिए भी जिम्मेदार सरकार है। सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। आखिर सरकार ने घपला किया कैसे, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अखिलेश ने आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर अटैक किया तो ये सियासी लड़ाई थोड़ी पर्सनल हो गई।